नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन NA जो बात करता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन अंडर PMLA इसका मतलब है सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट की जाती हैं डायरेक्टर के द्वारा या किसी और अथॉरिटी के द्वारा जो ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो पर्पस है वो है कलेक्ट करना एविडेंस को जो रिलेटेड हैं ऑफेंसेस से अंडर द एक्ट। इन शॉर्ट कोई भी एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस जो कंडक्ट की जाती है इस एक्ट के अंदर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लोज NA में, जो कि है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी ने CRPC में इन्वेस्टिगेशन टर्म को रीड किया है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन टर्म है वो भी सिमिलर है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है यहाँ पे ऑल प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट की जाती हैं डायरेक्टर के द्वारा या फिर आ गया कोई और पर्सन जो ऑथराइज्ड है, प्लस जो कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड है, कोई भी अथॉरिटी ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आ गया इसमें सेकेंड लाइन की इसका जो पर्पस है वो क्या है। इसका पर्पस है हमारे पास कलेक्ट करना एविडेंस को, तो इसका पर्पस है हमारे पास कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो इसमें आ गया हमारे पास कोई भी जो प्रोसेस की जाती है कलेक्ट करने के लिए एविडेंस को जो की जाती है डायरेक्टर के द्वारा या जो ऑथराइज्ड एजेंसी कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज O दैट इज मेंबर। मेंबर रेफर करता है कोई भी मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो इंक्लूड करेगा चेयरपर्सन को। इन शॉर्ट सारे के सारे ऑफिशियल्स जो बैठते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वेदर चेयरपर्सन या दूसरे मेंबर्स, उनको मेंबर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज O में, जो बताता है हमारे पास मेंबर के बारे में। अगर कहीं भी पूरे एक्ट में मेंबर टर्म यूज़ की गई है तो मेंबर का मतलब है हमारे पास जो मेंबर्स हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, और ये जो है इंक्लूड करेगा चेयरपर्सन को भी। तो बेसिकली सारे के सारे मेंबर्स जो ऑफिशियल्स हैं हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल के, जो इंक्लूड करता है चेयरपर्सन को, इनको रेफर किया जाएगा एक्ट में एज मेंबर। नेक्स्ट सेक्शन आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज P दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग रेफर करता है डेफिनेशन जो दी गई है सेक्शन 3 में PMLA की, मतलब सेम एक्ट में। इन एसेंस ये इन्वॉल्व करता है प्रोसेसिंग या जो हैंडलिंग प्रोसीड्स हैं क्राइम की डिस्गाइज करने के लिए उनके जो इलीगल ओरिजिन है। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज P। ये बताता है हमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग का जो टर्म है वो एक्सप्लेन किया गया है, वो बताया गया है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 3 ऑफ PMLA में। तो जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो हम डिटेलिंग में जो है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज Q दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC का सेम मीनिंग है जो दिया गया है क्लोज F जो है हमारे पास सेक्शन 45I ऑफ RBI एक्ट 1934 का। सिंपल टर्म्स में ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज बिना होल्ड किए एक फुल बैंकिंग लाइसेंस, जैसे कि लोन्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट जो सर्विसेज हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज Q। ये बताता है हमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। इसका बताया गया है कि इसका सेम मीनिंग होगा जो हमारे पास दिया गया है सेक्शन 45I क्लोज F जो है हमारे पास RBI एक्ट का, RBI एक्ट 1934 का। तो वहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है वो सेम मीनिंग होगा, लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर आपको जानना है तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सारी बैंकिंग सर्विसेज देती है, जैसे कि लोन, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इसके पास जो है बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई इसमें हमारे पास क्लोज R में नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब है कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो पब्लिश की गई है ऑफिशियल गजट में।
इन शॉर्ट ये एक फॉर्मल वे है गवर्नमेंट का कम्युनिकेट करने के लिए अपने जो डिसीजंस या ऑर्डर्स हैं एक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज आर, दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप जनरली भी देखें, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास पहले एक नोटिफिकेशन आती है। अगर हम डे टू डे में देखें, डे टू डे बेसिस पे, तो आप जो ओरली कैसे बताते हैं दूसरे पर्सन को कि जैसे कि हरियाणा स्टेट की है जो जुडिशरी की नोटिफिकेशंस आउट हो गई हैं, तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो पब्लिश की जाती है ऑफिशियल गजेट में। तो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिससे जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिकेट करती है अपने डिसीजंस या ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारे पास क्लोज आर ए में, दैट इज ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। तो ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन रेफर करता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को जो इन्वॉल्व करती हैं मोर देन वन कंट्री, मतलब एक कंट्री से ज़्यादा कोई कंट्री इन्वॉल्व करती हैं। स्पेसिफिकली पहला आ गया फॉरेन ओरिजिन ऑफेंस। अगर एक पर्सन कमिट करता है एक ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर, जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस होगा इंडिया में, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी जो है शेड्यूल का उसमें दिया गया है, और ट्रांसफ़र करता है प्रोसीड्स को इंडिया में। दूसरा आ गया इंडिया ओरिजिन ऑफेंस विद फॉरेन ट्रांसफ़र। अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया गया है इंडिया में और जो प्रोसीड्स हैं वो सेंड किए गए हैं या अटेम्प्ट किया गया है सेंड करने का आउटसाइड इंडिया। फिर आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेशन। ये डेफिनेशन अफेक्ट नहीं करती है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस या प्रोसीडिंग्स जो रिलेट करती हैं ऑफेंसेस जो पार्ट ए बी जो में दिए गए हैं शेड्यूल की, जो स्टार्ट हुई थी बिफोर 2009 अमेंडमेंट। तो इसका अफेक्ट नहीं होगा 2009 अमेंडमेंट से पहले जितने भी इन्वेस्टिगेशंस या प्रोसीडिंग्स हैं। तो इन शॉर्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व करती है मूवमेंट जो है प्रोसीड्स की बॉर्डर्स के अक्रॉस। तो इसमें हमारे पास है सेक्शन 2 क्लोज आर ए। इसमें हमें जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है हमारे पास ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। इसमें आ गया हमारे पास कि वो ऑफेंसेस जो इन्वॉल्व करते हैं एक से ज़्यादा कंट्री में। फर्दर इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास फॉरेन ओरिजिन ऑफेंस, दूसरा है हमारे पास इंडियन ओरिजिन ऑफेंस। इसमें क्या आता है, फॉरेन ऑफेंस में क्या हो गया, आपका जो ऑफेंस है वो कमिट होता है इंडिया के बाहर, दैट इज़ आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका जो प्रोसीड है आपके पास वो इंडिया में भेजा जाता है या इंडिया में रिसीव होता है। इंडियन ओरिजिन का जो ऑफेंस है उसमें क्या होता है, ऑफेंस जो होता है हमारे पास वो इंडिया में होता है और इसका जो प्रोसीड है या जो मनी जो ली गई है ये ऑफेंस करके वो भेजी जाती है आउटसाइड इंडिया। तो ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि 2009 अमेंडमेंट से पहले की जो इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज आर बी, दैट इज पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम का मतलब है कोई भी सिस्टम जो अलाउ करता है मनी को कि वो ट्रांसफ़र की जाए एक पेयर से एक बेनिफिशियरी को। ये इन्वॉल्व करता है क्लियरिंग पेमेंट या सेटलमेंट, ये इस तरीके की जो प्रोसेसेस हैं। ये इंक्लूड करता है सिस्टम्स जो यूज़ किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के लिए, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस के लिए, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस के लिए, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के लिए, क्या कोई भी जो सिमिलर पेमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज आर बी। ये डिफाइन करता है हमारे पास पेमेंट सिस्टम। जो पेमेंट सिस्टम है हमारे पास उसका मतलब है कोई भी सिस्टम जो ट्रांसफ़र करता है मनी पेयर से, मतलब जो पर्सन पे कर रहा है, टू बेनिफिशियरी, मतलब जिस पर्सन को बेनिफिट हो रहा है या जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पेमेंट सिस्टम। ये इंक्लूड करता है क्लियरिंग पेमेंट सेटलमेंट, मतलब किसी भी तरीके की पेमेंट को ये इंक्लूड करेगा,
और ये जो सिस्टम्स में प्रॉपर इंक्लूजन बताया गया है वो बताया गया है क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, स्मार्ट कार्ड का, मनी ट्रांसफ़र या इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास जो पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, वो भी जो है पेमेंट सिस्टम के डेफिनेशन में जो है इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज RC, दैट इज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। तो पहला आ गया हमारे पास मतलब क्या है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का। एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कोई भी पर्सन है जो ऑपरेट करता है एक पेमेंट सिस्टम। ये इंक्लूड करता है उस पर्सन का ओवरसीज प्रिंसिपल। अब मीनिंग क्या है ओवरसीज प्रिंसिपल का? जो टर्म है ओवरसीज प्रिंसिपल वो रेफर करती है किसी भी पर्सन को या एंटिटी को जो इंडिया के बाहर है, जो ओन करता है मतलब मालिक है उसका, या कंट्रोल करता है या मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम्स को, सिस्टम एक्टिविटीज़ को इंडिया में। ये इंक्लूड करता है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करता है, कंट्रोल करता है या मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम इंडिया में। दूसरा आ गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। इसमें जो करता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रिसाइड कर रहा है इंडिया के बाहर, लेकिन जो ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम एक्टिविटीज़ इंडिया में। तीसरा आ गया हमारे पास कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, बॉडी या जुरिडिकल पर्सन। कोई भी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट की गई है, रजिस्टर की गई है, एग्जिस्ट करती है इंडिया के बाहर, जो ओन, कंट्रोल या मैनेज करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज RC। ये बात करता है हमारे पास पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की। अब पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो है कोई भी पर्सन जो ऑपरेट करता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका मतलब है कोई भी पर्सन जो ऑपरेट करता है पेमेंट सिस्टम। अब ये इंक्लूड करता है ओवरसीज प्रिंसिपल। तो ओवरसीज प्रिंसिपल बेसिकली कौन होते हैं? तो इसमें तो पहले हम डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन है कोई भी पर्सन जो ऑपरेट करता है एक पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। दूसरा आ गया हमारे पास, ये इंक्लूड करता है ओवरसीज प्रिंसिपल। ओवरसीज प्रिंसिपल कौन है? जो इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया में जो है ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं पेमेंट सिस्टम। इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। पहला है कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया के बाहर है। दूसरा आ गया कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन ओन, कंट्रोल या मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम इंडिया में। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कोई भी कंपनी, फर्म, एसोसिएशन जो इंडिया के बाहर जो है एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका जो मैनेज करती है, कंट्रोल करती है जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में। तो बेसिकली ये 3 एंटिटीज़ जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको MCQ बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन से, जहाँ पे आपको 3 इनमें से ऑप्शन देके 4th ऑप्शन इनकरेक्ट दे देंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के डेफिनेशन में नहीं होगा या ओवरसीज प्रिंसिपल के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है वो जो इनकरेक्ट है वो वाला टिक करना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज S, दैट इज पर्सन। जो टर्म है पर्सन वो इंक्लूड करती है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो कवर नहीं किया गया है अबव कैटेगरीज में। कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच जो ओन या कंट्रोल किया जाता है किसी भी अबव पर्सन्स के द्वारा। तो बेसिकली हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज S जो है वो टर्म जो है हमारे पास पर्सन उसकी बात करता है। अगर पूरे के पूरे एक्ट में आपको कहीं पे भी पर्सन दिया गया है कि अगर किसी पर्सन ने ये किया है, तो फॉर एग्जांपल इसका सेंटेंस होगा हमारा या फाइन होगा इसमें हमारा 10 करोड़। तो यहाँ पे पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअल जो है वो इसके अलावा और कौन कौन होगा? इंडिविजुअल होगा प्लस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्लस कंपनी प्लस फर्म प्लस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स प्लस हमारे पास आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या कोई भी एजेंसी, ऑफिस जो ओन या कंट्रोल किया जाता है इन सब जो है एंटिटीज़ के द्वारा। तो अगर आप
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रही है तो वहाँ पे भी पर्सन होगा, और जहाँ पे पर्सन को पनिशमेंट है इंक्लूड किया गया है किसी राइट लाइबिलिटी में, वहाँ पे इन सब के राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एस ए, दैट इज पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये टर्म इंक्लूड करती है पर्सन जो इन्वॉल्व किया जाता है गेम्स ऑफ चांस में कैश के लिए या काइंड के लिए। ये इंक्लूड करता है कसिनो रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो हमारे पास डेफिनेशन जो इसकी दी गई है उसमें पहला पर्सन होगा जो गेम्स ऑफ चांस हैं, जैसे कि जो कसिनोज होते हैं, गैम्बलिंग होती है, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़। दूसरा आ गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये अपॉइंट किया गया है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जो नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा है रियल एस्टेट एजेंट्स, जो नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो फोर्थ है हमारे पास डीलर्स प्रेशियस मेटल के, प्रेशियस स्टोन के या दूसरे जो हाई वैल्यू गुड्स के, जो नोटिफाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिफ्थ आ गया पर्सन्स जो इंगेज्ड हैं सेफ कीपिंग में या मैनेज करने में कैश या जो लिक्विड सिक्योरिटीज़ हैं दूसरों के बिहाफ पे अगर नोटिफाई किया जाता है। सिक्स्थ आ गया कोई और पर्सन या एक्टिविटीज़ जो डेजिग्नेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें हमारे पास जो है सेक्शन 2 क्लोज एस ए, ये बात करता है हमारे पास कि पर्सन जो कैरी कर रहे हैं, कैरिंग ऑन कोई भी डेजिग्नेटेड बिजनेस या फिर प्रोफेशन। अब इस डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? ये जो टर्म है कि पर्सन कैरी कर रहे हैं एक बिजनेस या प्रोफेशन में, इनको इसमें जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूड किया जाता है पर्सन जो गेम ऑफ चांस जो इन्वॉल्व है, जैसे कि ये इंक्लूड करेगा कसिनो रिलेटेड एक्टिविटीज़। फिर आ गया इंस्पेक्टर जनरल जो है रजिस्ट्रेशन का, ये जो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तीसरा आ गया हमारे पास जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फोर्थ आ गया जो डीलर्स हैं हमारे पास किसी प्रेशियस मेटल में, प्रेशियस स्टोन में या जो दूसरी हाई वैल्यू गुड्स हैं जैसी आपकी पेंटिंग्स वगैरह या कुछ आपके एंटीक्स हैं, तो वहाँ के डीलर्स भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और वो इंक्लूड किए जाएंगे। फिफ्थ आ गया पर्सन्स जो इंगेज्ड हैं सेफ कीपिंग में या मैनेज करने में कैश को या फिर जो लिक्विडेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, तो यहाँ पे भी जो है ये इंक्लूड किए जाएंगे अगर नोटिफाई किया गया है। सिक्स्थ आ गया कोई और पर्सन या फिर कोई और एक्टिविटीज़ जो डेजिग्नेट की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू, जो टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। तो बेसिकली ये 6 कैटेगरीज को भी बिजनेस कैरी ऑन करने या प्रोफेशन कोई पर्सन कैरी ऑन कर रहा है उसमें इंक्लूड किया गया है। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज एसपी, दैट इज प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल इंक्लूड करेगा फॉलोइंग: गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये इंक्लूड करते हैं कोई और मेटल भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी फ्यूचर में। तो बेसिकली हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज एसपी ये बात करता है प्रेशियस मेटल की। तो प्रेशियस मेटल में जो है क्या क्या अभी तक हमारे पास 5 कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं: गोल्ड, फिर आ गया सिल्वर, फिर आ गया प्लैटिनम, फिर आ गया पैलेडियम, फिर आ गया रोडियम। आप जो है ये पांचों जो हैं वो याद रखेंगे क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास बताया गया है कि दूसरे मेटल भी इंक्लूड किए जाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है फ्यूचर में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज एससी, दैट इज प्रेशियस स्टोन। प्रेशियस स्टोन इंक्लूड करता है डायमंड, एमरल्ड, रूबी, सफायर। इसमें आ गया कोई दूसरा स्टोन भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी फ्यूचर में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज एससी, दैट इज प्रेशियस स्टोन। प्रेशियस स्टोन में क्या क्या इंक्लूडेड है? आपके पास डायमंड है, उसके बाद आ गया एमरल्ड आपके पास, फिर आ गया रूबी आपके पास, फिर आ गया सफायर आपके पास। ये आपके जो है प्रेशियस स्टोन में आते हैं और इनके अलावा कोई दूसरा स्टोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो इन कैटेगरीज में जैसा कि हमने लास्ट डेफिनेशन में किया था यहाँ पे कि जो डीलर्स हैं हमारे पास जो प्रेशियस मेटल या स्टोन्स में जो है डील करते हैं उनको प्रॉपर डेजिग्नेटेड बिजनेस माना जाएगा या फिर प्रोफेशन माना जाएगा। तो
तो यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो भी आगे नोटिफाई किए गए हैं और जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो भी क्लैरिफाई किए गए हैं कि कौन कौन से जो है इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज टी, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाई की गई है या डिफाइन की गई है रूल्स में, जो दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। तो हमारे पास जो है सेक्शन 2 क्लोज टी में प्रिस्क्राइब्ड टर्म को जो है डिफाइन किया गया है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाई की गई है या फिर जो डिफाइन की गई है रूल्स में, जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, उनको बोला जाएगा कि प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। नेक्स्ट आ गया क्लोज यू हमारे पास, दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो एक पर्सन डिराइव करता है या ऑब्टेन करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज से, जो रिलेट करता है शेड्यूल्ड ऑफेंस को। ये इंक्लूड करता है वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की, इवन इफ जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर प्रॉपर्टी ली गई है या हेल्ड की गई है इंडिया के बाहर, देन जो इक्विवेलेंट वैल्यू है प्रॉपर्टी की हेल्ड की गई है विद इन इंडिया या अब्रोड, उसको भी ट्रीट किया जाएगा एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें? प्रोसीड्स जो है क्राइम के वो इंक्लूड करता है कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है शेड्यूल्ड ऑफेंस से, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो डिराइव की गई है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो लिंक्ड है शेड्यूल्ड ऑफेंस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज यू। ये बात करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड किया गया है? इसमें इंक्लूड की गई है कोई भी प्रॉपर्टी जो डिराइव की गई है, पहला है डायरेक्टली या फिर जो है इनडायरेक्टली, या फिर आ गया थर्ड हमारे पास, या फिर जो है इनडायरेक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो शेड्यूल्ड क्राइम, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, इसमें जो ऑफेंसेस शेड्यूल में दिए गए हैं, अगर उन ऑफेंसेस से क्रिमिनल एक्टिविटी से अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है तो वो माना जाएगा कि वो प्रोसीड्स हैं क्राइम के। ये इंक्लूड करती है जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, इवन इफ जो प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आउटसाइड इंडिया दी गई है, अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो इसकी कितनी वैल्यू होगी इंडिया में, उस हिसाब से जो है वो माना जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो कोई भी आपके पास शेड्यूल्ड ऑफेंस यहाँ दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, या फिर कोई उससे वहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने कोई भी चीज़ जो है ऑब्टेन कर ली है प्रॉपर्टी, तो उसको कितनी वैल्यू है उसकी, उसको माना जाएगा प्रोसीड्स हैं क्राइम के। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज वी, दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी या एसेट हर एक डिस्क्रिप्शन की, वेदर कॉर्पोरियल है मतलब फिजिकल है, इनकॉर्पोरियल है नॉन फिजिकल है, जैसे कि आपके पास कॉपीराइट्स वगैरह हैं, ये इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आता है। मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हैं। ये इंक्लूड करता है डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डीड्स, इंस्ट्रूमेंट जो शो करते हैं टाइटल या इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में। तीसरा आ गया प्रॉपर्टी लोकेट हो सकती है कहीं पे भी, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। फिर आ गया एक्सप्लेनेशन, जो टर्म है प्रॉपर्टी वो इंक्लूड करती है कोई भी प्रॉपर्टी जो यूज़ की गई है कमिट करने में एक ऑफेंस इस एक्ट के अंदर या किसी दूसरा जो है शेड्यूल जो है ऑफेंस में। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज वी, ये डिफाइन करता है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट। पहला आ गया कोई भी जो प्रॉपर्टी है या एसेट है जो कॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है। दूसरा ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आ गया हमारे पास कोई भी डीड है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई भी टाइटल या फिर कोई इंटरेस्ट बताया गया है प्रॉपर्टी का। तीसरी बात बताई गई है लोकेशन की। लोकेशन ये हो सकती है विद इन इंडिया भी या फिर आउटसाइड इंडिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी हमारे पास प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा। एक्सप्लेनेशन में आ गया इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी इंक्लूड करेगी कोई भी प्रॉपर्टी जो यूज़ की गई है कमिट करने में ऑफेंस अंडर इस एक्ट जो शेड्यूल्ड ऑफेंस का है। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस को कमिट करने में कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड की जाएगी।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज VA, दैट इज़ रियल एस्टेट एजेंट। जो टर्म है रियल एस्टेट एजेंट, उसका सेम मीनिंग होगा जो दिया गया है सेक्शन 65 क्लोज 88 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 में। सिंपल टर्म्स में ये रेफर करता है एक पर्सन को जो इंगेज्ड है प्रोवाइड करने में सर्विसेज जो रिलेट करता है बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग या लीज करने में जो रियल एस्टेट है। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज VA, ये बात करता है हमारे पास रियल एस्टेट एजेंट। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन कौन सी है, वही डेफिनेशन है जो दी गई है अंडर सेक्शन 65 क्लोज 88 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। यहाँ पे आप एक्ट का जो नाम है वो याद रखेंगे, सेक्शन नंबर भी याद रखेंगे। जनरली जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो सेल करने में, बाय करने में, रेंट करने में या लीज करने में रियल एस्टेट की, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम होते हैं उनको माना जाता है कि वो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। फिर आता है हमारे पास क्लोज W, दैट इज़ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स इंक्लूड करता है बुक्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं फिजिकल फॉर्म में, जो डेटा स्टोर्ड है कंप्यूटर में, या कोई दूसरा फॉर्म जो है रिकॉर्डेड स्टोरेज का जो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स में। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज W कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। वो हमारे पास इंक्लूड करते हैं 3 चीज़ों को, बुक्स या कोई भी जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं फिजिकल फॉर्म में, जो डेटा स्टोर्ड है कंप्यूटर में, या कोई जो दूसरा फॉर्म है जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में। तो ये 3 जो है माने जाएंगे रिकॉर्ड की डेफिनेशन में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज WA, दैट इज़ रिपोर्टिंग एंटिटी। एक रिपोर्टिंग एंटिटी इंक्लूड करती है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी पर्सन जो कैरी ऑन कर रहे हैं डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज WA। एक रिपोर्टिंग एंटिटी जो टर्म है हमारे पास, ये किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेगी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी जो है हमारे पास वो 4 जो है हमारे पास एंटिटीज़ उनको जो है इंक्लूड करेगी। पहला आ गया हमारे पास बैंकिंग कंपनी, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरी जो हमारे पास इंटरमीडियरीज़ हैं, फोर्थ है हमारे पास कोई भी पर्सन जो कैरी आउट कर रहा है कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन। तो फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास ये। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज X, शेड्यूल। शेड्यूल रेफर करता है शेड्यूल जो अटैच्ड है इस एक्ट से। ये कंटेन करता है एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस और दूसरे डिटेल्स जो पार्ट हैं एक्ट का। तो बेसिकली नेक्स्ट आ गया इसमें सेक्शन 2 क्लोज X हमारे पास जो शेड्यूल टर्म को डिफाइन करता है। तो शेड्यूल का मतलब है जो हमारे पास शेड्यूल है एक्ट का, और ये कंटेन करता है हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैं जिसमें हम अभी तक जो टर्म रीड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस वगैरह, तो वो ऑफेंसेस शेड्यूल में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज Y, दैट इज शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब है कोई भी ऑफेंस जो लिस्ट किया गया है पार्ट A जो है शेड्यूल का उसमें, कोई भी ऑफेंस जो लिस्ट किया गया है पार्ट B जो है शेड्यूल का उसमें, ओनली इफ जो टोटल वैल्यू है जो इन्वॉल्व की गई है वो 1 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। तीसरा है कोई भी ऑफेंस जो लिस्ट किया गया है पार्ट C जो है हमारे पास शेड्यूल का उसमें। तो नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज Y जो कि बात करता है हमारे पास शेड्यूल्ड ऑफेंस की। शेड्यूल्ड ऑफेंस वो ऑफेंसेस हैं हमारे पास जो दिए गए हैं हमारे पास पार्ट A में, जो लिस्ट किए गए हैं पार्ट A में, पार्ट B में, और आ गया हमारे पास पार्ट C में। पार्ट B के साथ एक हमारे पास एडिशनल जो है कंडीशन दी गई है कि अगर जो टोटल वैल्यू है जो इन्वॉल्व की गई है वो 1 करोड़ है या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तभी वो जो है यहाँ पे माना जाएगा शेड्यूल्ड ऑफेंस। फिर आ गया नेक्स्ट क्लोज हमारे पास, दैट इज़ क्लोज Z, दैट इज़ स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट जो है वो है हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है एज कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का। तो इसमें नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज Z जो कि हमारी टर्म इंक्लूड करता है स्पेशल कोर्ट। अगर कहीं भी एक्ट में आपको स्पेशल कोर्ट मेंशन किया गया है तो वहाँ पे उसका मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो है स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया गया है स्पेशल कोर्ट
तो इसको स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया गया है हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन को एज स्पेशल कोर्ट, और ये दिया गया है हमारे पास अंडर सेक्शन 43 जो सब सेक्शन 1 है हमारे पास एक्ट का। तो कहीं पे भी अगर आपके पास टर्म मेंशन की गई है स्पेशल कोर्ट, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है, और ये स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया गया है। इसको जनरली कोर्ट ऑफ सेशन स्पेशल कोर्ट्स की जो कैटेगरी में नहीं आता है, और ये जो चीज़ दी गई है हमारे पास ये अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में दी गई है। तो आप ये सेक्शन नंबर भी याद रखेंगे, और आप कौन सा जो है प्लेस दिया गया है स्पेशल कोर्ट्स को वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज जेड ए। क्लोज जेड ए बात करता है ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र इंक्लूड करता है कोई भी चेंज राइट, टाइटल, पोजेशन या लियन में प्रॉपर्टी की। एग्जाम्पल्स जो हैं ट्रांसफ़र के सेल, परचेज, मोर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन या कोई दूसरा फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी राइट्स का। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज जेड ए, ये बात करता है ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र आ गया हमारे पास चेंज करना, किसमें अगर कोई राइट, टाइटल, पोजेशन या जो लियन है प्रॉपर्टी का उसको चेंज किया गया है किसी भी तरीके से, या प्रॉपर्टी राइट्स को ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा हमारे पास ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, सेल कर लिया, परचेज कर दिया, मोर्टगेज है, प्लेज कर दिया, गिफ्ट कर दिया, लोन कर दिया, या कोई दूसरा फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र, तो वो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट क्लोज है हमारे पास जेड बी वैल्यू। वैल्यू रेफर करता है फेयर मार्केट वैल्यू जो है किसी भी प्रॉपर्टी की। जो डेट है डिटरमाइन करने की वैल्यू को, वो है डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द पर्सन, जिस डेट पे जो है एक्वायर की है प्रॉपर्टी। और अगर एक्विजिशन डेट डिटरमाइन नहीं की जा सकती, देन वो डेट जहाँ पे पर्सन जो है पोजेशन में आया है प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास टर्म है डेफिनेशन सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 2 क्लोज जेड बी वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे रेफर करती है जो फेयर मार्केट वैल्यू है किसी भी प्रॉपर्टी की। मार्केट वैल्यू, अब ये जो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। जिस दिन पे जो मार्केट वैल्यू थी हमारे पास, जो डेट है एक्विजिशन पे, जिस दिन एक्वायर की गई थी प्रॉपर्टी उस दिन पे, और अगर ये डेट नहीं पता है तो जो पोजेशन की डेट है हमारे पास उसके रेफरेंस में जो है वैल्यू निकाली जाएगी उस प्रॉपर्टी की।